आ रहा है, किस पैटर्न में आ रहा है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस। इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड था, इंग्लिश में पैसेज बहुत ज़्यादा घुमाने वाला था। लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट, बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। इससे पहले बैठ के आपको उसको खूब चलाना है, स्मूथली चलाना है कि स्मूथली चल रहा है या नहीं। उस सिर्फ एक ही बार क्लिक करके देखो कि क्लिक हो रहा है या फिर नहीं। सब कुछ पैटर्न पढ़ने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। आगे एग्जाम है ना, उनको सबसे ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे करना है। गए थे वो कैप्स अच्छे लेवल के पूछे गए थे। इंग्लिश का लेवल में कहूँ तो फिर जीके आप पढ़ रहे हो, पढ़ना छोड़ दो भी, क्योंकि जीके में जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स बहुत पुराने थे, बहुत पुराने किसी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और लगभग 3 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में छोड़े थे, या फिर शायद 2 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में छोड़े थे। इंग्लिश में मैंने लगभग 2 वोकैब छोड़े थे, बहुत अच्छे लगे। मेरा टोटल अटेम्प्ट पक्के मैंने अपनी पूरी कोशिश की, स्पेशली जीके में, कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी रहे। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमी आनंद और मैं एसएससी सीजीएल की एस्पिरेंट हूं। 13 सितंबर जो कि आज का दिन है और आज रात को मैं वीडियो शूट कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं मैसेज की वीडियो दे दो, हमें हेल्प होगी। एंड आई नो कि आप लोगों को अभी हेल्प की कितनी ज़रूरत है। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं कि एग्जाम आ कैसा रहा है, किस पैटर्न में आ रहा है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, न्यू पैटर्न पूछे जा रहे हैं, पुराने पैटर्न। तो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, एकदम शॉर्ट में। मैं आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरा 13 सितंबर को एग्ज़ाम था, जो कि सेकंड डे था। एक दिन में हम जज नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम कैसा गया है और पूरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा। बट सेकंड डे भी अगर फर्स्ट डे जैसी सेम चीज़ होती है, तीनों शिफ्ट जैसी सेम चीज़ होती है मेरे सेकंड डे के फर्स्ट शिफ्ट में भी, देन आप कह सकते हो कि हाँ, एवरेज पूरा एग्ज़ाम इसी तरीके से जाने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, सबसे पहले तो ये जो टीचर्स बढ़ा के बोल रहे हैं ना सारी बातों को कि हाँ यहाँ भी देखो कैंसिल हो गया, यहाँ भी देखो कैंसिल हो गया, यहाँ भी देखो प्रॉब्लम थी, यहाँ भी देखो प्रॉब्लम थी, चुन के निकाल रहे हैं। कि यहाँ पे 250 से ज़्यादा सेंटर्स हैं एंड वहाँ पे इन्हें 4-5 प्रॉब्लम्स मिली हैं। तो फेज़ 13 के मुकाबले अगर मैं कहूँ ऑनेस्टली, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। फेज़ 13 में मेरे सेंटर पे भी बहुत गड़बड़ियाँ हुई थी। मेरे सेंटर पे इस बार ना ही माउस की गड़बड़ी हुई, ना ही सेंटर की गड़बड़ी हुई, ना ही टाइमिंग की गड़बड़ी हुई, ना ही रजिस्ट्रेशन कराने की गड़बड़ी हुई, ठीक है, ना ही सर्वर इशू हुआ। किसी तरीके का इशू मुझे नहीं देखने को मिला। तो सबसे पहले ये डरना बंद कर दो। 100 में से 2 सेंटर आपको, हाँ अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि 100 में से 2 सेंटर और आपका सेंटर निकले, फिर किसी और का निकले, खराब हो सकता है। बट 90% मैं बता सकती हूँ कि अच्छा रहेगा। इस बार इम्प्रूवमेंट्स सही में हुई है। अब टीचर्स दूसरे को जीतते नहीं देंगे या फिर किसी को कुछ बोलने नहीं देंगे कि नहीं नहीं देखो यहाँ भी हुई, यहाँ भी हुई। इस चीज़ से डरना नहीं। वो लोग बस अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हैं कि वो लोग सही है, कि अभी भी एसएससी सुधरी नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत जगह गड़बड़ियाँ हुई हैं, पर 90% जगह सब कुछ बहुत स्मूथली गया। मेरे सेंटर पे सबसे पहले मैं जब गई तो सबसे पहले तो मेरा सेंटर अच्छी जगह था, एकदम रोड पे था, ढंग का सेंटर था मेरा। उसके बाद मैं जब गई तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी एकदम तुरंत सबका हो गया। मैं बैठ के, और सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि आप जिस सिस्टम पे बैठो, और उससे भी पहले ध्यान रखना है कि जैसे मेरा एग्जाम 9 बजे से है फर्स्ट शिफ्ट में ना, तो आपको 7:30 से एंट्री शुरू हो जाती है वहाँ पे और 8:30 पे एंट्री बंद हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप 7:30 में अंदर चले जाओ। बस ध्यान रखना है 7:30 में चले जाओ, क्योंकि आपके एग्जाम से बड़ा आपका बोर होना या फिर ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं है, 1 घंटे बोर होना वहाँ बैठ के, बट फिर भी 7:30 में अंदर चले जाओ। 7:30 कहने का मतलब है अगर 9 बजे तो 7:30 में चले जाओ, 12:30 से एग्जाम है तो 11, 11:30 बजे जब से एंट्री शुरू है अंदर चले जाओ। क्यों? क्योंकि कल मैंने एक लड़की का इंटरव्यू देखा था फर्स्ट डे वाला। उसने बोला था कि मैंने सिस्टम बैठ तो गई थी बट चेक नहीं किया था। जब स्टार्ट हुआ एग्जाम तब पता चला कि मेरा माउस ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले तो आप अपने 1 घंटे पहले अंदर चले जाओ। उसके बाद 1 घंटे पहले अंदर जाने के बाद वहाँ पे अपने सीट पे, जो भी सीट आपको अलॉट हो, वहाँ पे बैठ के कॉन्टिन्यूसली 5 से 10 मिनट या फिर जितने भी देर आप बैठे रहोगे, माउस को हाथ में लेके, आपका फोटो ऊपर में रहता है ना और सामने में आपका लॉगिन पेज होता है, तो माउस को हाथ में लेके वहाँ पे हमें लॉगिन भी करना होता है, उसको घुमाते रहो। देखो कि कहीं वो लैग तो नहीं कर रहा है, क्योंकि आप बीच में अगर चेंज करोगे माउस या सिस्टम तो आपका टाइम लॉस होगा और टाइम लॉस मेंटेन नहीं होता है। उसके बाद में अगर आपका 2-3 मिनट लॉस्ट हुआ सिस्टम चेंज करने में, माउस चेंज करने में, सर्वर इशू, तो लास्ट में आपको नहीं मिलता है। सिर्फ वहाँ लिखा होता है कि आपको मिलता है, बट मिलता नहीं है। कल भी एक लड़की ने बोला था और आज मुझे पता है कि वो नहीं मिलने वाला है। तो क्या करना है, सबसे पहले बैठ के आपको उसको खूब चलाना है, स्मूथली चलाना है कि स्मूथली चल रहा है या नहीं। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, एक बार क्लिक करना है लॉगिन पे, देख उसके बाद भी डिटेल्स वगैरह भर के कंटिन्यू पे सिर्फ एक ही बार क्लिक करके देखो कि क्लिक हो रहा है या फिर नहीं। सब कुछ चेक करो, वहाँ पे माउस बीच में चलाते रहो। थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो उसी वक्त सिस्टम चेंज करो। आपको एग्जाम तक का वेट नहीं करना। और अगर कोई भी इन्विजिलेटर बोले ना कि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद ये ठीक हो जाएगा सर्वर, तो उसकी बात बिल्कुल नहीं माननी मैं सबसे पहले। और झगड़ा बिल्कुल मत करना सेंटर पे। हमें काम है एक दिन का, हमें अपना काम निकालना है, तो किसी भी तरीके से हम अपना काम निकालेंगे ढंग से, ना ही झगड़ा करके हमें सब कुछ बर्बाद करना है। क्योंकि टीचर्स ने क्या किया और बर्बाद किया है चीज़, जो भी मैं बताऊँ, ठीक है, बहुत आप फैन होंगे किसी टीचर के, बहुत अच्छे स्टूडेंट
स्टूडेंट होंगे, मेरे भी बहुत फेवरेट टीचर्स हैं, बट जो रियलिटी है सो है। असलियत में थोड़ा बहुत किसी ने साथ दिया तो वो वही है, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट करने, हीरो बनने, रील्स बनाने आ रहे हैं, पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट में केस करने नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे पैसा लगेगा। ठीक है, तो कर वो रहे अभी नहीं सरकार। खैर, हमें इन सब बातों पे ध्यान नहीं रखना, बट हमें लड़ना नहीं है जहाँ तक पॉसिबल हो पाए सेंटर में, क्योंकि हमें काम निकालना है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, आप अपने सीट पे बैठ गए हो, उसके बाद थोड़ा सा भी अपना गर्दन एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद इधर इधर नहीं करना है। ठीक है, एक लड़का 7 साल के लिए एक्सपेल्ड हो चुका है क्योंकि वो ऐसे ऐसे गर्दन कर रहा था, इसलिए अब एग्ज़ाम के रिव्यू पे आए तो आपको कोई भी नया पैटर्न पढ़ने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरा ऐसा एनालिसिस तो नहीं करा सकती, वो मना है और अच्छी बात भी है, क्योंकि बाद वाले लोगों को फ़ायदा होगा और बेचारे जो 12 तारीख को एग्ज़ाम दिए थे तेरे तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। 12 वालों को स्पेशली, 13 वालों को तो थोड़ा बहुत पता ही चल गया था कि ऐसा, बट ऐसा नया पैटर्न कुछ भी नहीं आ रहा है। आप जो पढ़ते थे टीसीएस में सिर्फ आपको वही पढ़ना है। मैथ्स, रीजनिंग टोटली 22 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन डुएबल आएगा, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे आप अच्छे स्टूडेंट हो। 1-2 क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी थे। 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी थे, थोड़े लेंदी टाइप के थे, वो मतलब बनने वाले नहीं थे, टाइम वेस्ट टाइप के क्वेश्चन थे, तो उसको छोड़ के ही आगे बढ़ना है। और इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड था, इंग्लिश में पैसेज बहुत ज़्यादा घुमाने वाला था। जैसे मेरे पास टाइम भी बच गया ना, तो मैं पूरा पैसेज पढ़ा, उसके बाद भी 5 उसके क्वेश्चंस थे, आंसर्स समझ में नहीं आ रहे थे, बहुत घुमा के दिए गए थे। तो जिनका भी आगे एग्जाम है ना, उनको सबसे ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे करना है। जितने वो कैब्स पढ़ सकते हो पढ़ो। मैं बताऊँगी नहीं, एग्जैक्टली बता नहीं सकती कि कौन से वो कैब आए थे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो वाला थोड़ी रिपीट होगा, तो बताने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, या मैथ्स के क्वेश्चन को बताने से फ़ायदा नहीं। मैथ्स में जो पहले आता था बस वही आता है, इतना बस जान लो, जो पहले आता था वही आता है। बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा कोई हाई लेवल क्वेश्चन जैसे फेस 13 में आया था वैसा कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम या फिर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश की ही सबसे पहले बात करूँ, रीजनिंग मैथ्स की बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत बेसिक आ रहा है, आप उसके लिए आप पढ़ो भी मत, मैं बता रही हूँ, उसके लिए पढ़ो भी मत। मैथ्स में अलग से फॉर्मूला वगैरह भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक्सट्रीम लेवल का फॉर्मूला भी नहीं आया था, एकदम बेसिक रीजनिंग और मैथ्स में। इंग्लिश में पैसेज बहुत अच्छे लेवल का आया था, तो रिमेंबर कि पैसेज करके आगे नहीं बढ़ना है, पैसेज को छोड़ के आगे बढ़ना है। अगर आपको लगे कि वो नहीं बन रहा है तो ठीक है, उस पर टाइम वेस्ट करोगे तो मैथ्स के और रीजनिंग के जो डुएबल क्वेश्चंस है ना, वो छूट जाएंगे लास्ट में टाइम लिमिट के कारण आपके, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि वो तुरंत हो जाएगा तो फिर करके आगे बढ़ना है। वो कैब्स बहुत पूछे गए थे, वो कैब्स अच्छे लेवल के पूछे गए थे। इंग्लिश का लेवल मैं कहूँ तो मॉडरेट टू हाई था, बाकी ईजी टू मॉडरेट था मैथ्स और रीजनिंग का लेवल। कोई भी न्यू टॉपिक नहीं आया। इंग्लिश में वो कैब्स बहुत अच्छे पूछे गए, पैसेज काफ़ी हार्ड पूछे गए, और यह जो रट रहा है ना कि इनडायरेक्ट और वॉइस से बहुत क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन 10 ऐसा कुछ नहीं था, 4 से 5 क्वेश्चन दोनों मिला के था मेरे शिफ्ट में। और ऐसा मैंने पूछा था पिछले वाले से भी, तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला था टेलीग्राम पे कि उतने क्वेश्चंस नहीं थे, तो थोड़ा हवा बनाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वॉइस नरेशन से, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे पहले र्यूमर्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं आपको देना है कि माउस काम नहीं कर रहा, सबका ये काम नहीं कर रहा। नर्वसनेस सबसे बड़ा दुश्मन आपका हो जाएगा एग्जाम में, जो कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। जब क्वेश्चन देखा तो मैं थोड़ी काम होते गई धीरे धीरे, बट फिर भी आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होना। आप जीके की बात करें तो फिर जीके आप पढ़ रहे हो, पढ़ना छोड़ दो भी, क्योंकि जीके में ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा जो आपसे बन सके, सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आया जीके में कि 2 स्टेटमेंट है, उसमें से एक स्टेटमेंट मैं 100% जानती हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने इतना जीके पढ़ा, इतना जीके इन पूरे 1 साल में पढ़ा है ना, कि मेरा कम से कम 2024 में मैंने जीके कम अटैम्प्ट किया था, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था जीके का। 2025 में नहीं छोड़ूंगी, बट आई हैव अटेम्प्टेड 9 क्वेश्चन इन जीके। ठीक है, तो जीके का लेवल काफ़ी हार्ड था। 2 स्टेटमेंट थे, एक आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है, दूसरा आपको पता चलेगा 100% श्योर हो, तो फिर भी आप नहीं मार सकते ना टिक, आपको पता है स्टेटमेंट। फिर भी पूरा स्टेटमेंट बेस्ड 15 क्वेश्चन के लगभग 15-16 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, बाकी 8 से 9 क्वेश्चंस जो थे वन लाइनर्स थे। उसमें भी करंट अफेयर्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, करंट अफेयर्स बहुत पुराने थे, बहुत पुराने करंट अफेयर्स पूछे गए थे, लाइक 2020 2021। एक क्वेश्चन तो मैं बता नहीं सकती क्वेश्चन क्या था, बट फिर भी वो डुएबल नहीं था। करंट अफेयर्स भी जो डुएबल नहीं था, बहुत तो कर सकते हो 2024 का पूरा, आप जनवरी से लेकर अभी तक 2025 के हाफ तक कर सकते हो करंट अफेयर्स। 1.5 साल से ज़्यादा का कोई भी स्टूडेंट करंट अफेयर्स नहीं करेगा, तो वो मत पढ़ना। स्टैटिक जीके मत पढ़ना, कुछ उतना खास नहीं आ रहा। मुझे तो लगा आए, मेरी शिफ्ट में तो था ही नहीं। सो करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके से कुछ भी नहीं उतना आ रहा, दोनों को पढ़ना छोड़ देना। सिर्फ अपने 7 सब्जेक्ट पे अगर आपका कमांड है तो ठीक है, वरना कोच भी करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में जितना वो क्या पढ़ सकते हो, सिर्फ वोकैबुलरी पढ़ो, सिर्फ PQRS बनाओ, सिर्फ पैसेजेस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, और जीके वगैरह सब छोड़ दो। मैथ्स में रीजनिंग में कुछ भी मत करो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो, वो आपका ऐसे भी 20 से 22 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं अपने अटैम्प्ट्स पे आऊँ कि मैंने कितना अटैम्प्ट किया, तो मेरे टोटल
81 अटैम्प्ट्स हो रहे थे। मैथ्स में एक क्वेश्चन था, आई कैन नॉट टेल यू द क्वेश्चन डायरेक्टली, बट एक क्वेश्चन था जो मुझे वहाँ पे क्लिक ही नहीं कर रहा था। मेरा एग्जाम एग्जैक्टली 44 मिनट्स में खत्म हो गया था पैसेज छोड़ के। उसके बाद मैंने पैसेज वगैरह किया, सब रिव्यू वगैरह किया, तो टाइम खत्म हुआ मेरा। लास्ट में मैंने बहुत सोचने की कोशिश की लास्ट 1 मिनट में कि वो क्वेश्चन कैसे बने। मैंने पढ़ा है वो क्वेश्चन, बट वो मेरे दिमाग में क्लिक ही नहीं किया। और जैसे ही मैं एग्जाम हॉल से निकली ना, फिर घर जाने के लिए रास्ते में वो एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक किया कि ओ माय गॉड, इस तरीके से वो क्वेश्चन बनना था। और तो मेरा तो उस वक्त तबीयत ख़राब हो गया था कि मैंने क्यों नहीं बनाया। मुझे लग रहा था मैं उल्टी कर दूँगी कि क्यों मेरे से नहीं बना वो, क्यों। मैं लग रहा था कि जाके कैसे भी करके मैं वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आ जाऊँ। पर क्या कर सकते हैं, मैंने मैथ्स में लगभग 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और लगभग 3 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में छोड़े थे, या फिर शायद 2 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में छोड़े थे। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मैंने लगभग 2 वोकैब छोड़े थे, बहुत अच्छे लेवल का वोकैब था। मैंने पूरी ब्लैक बुक खत्म कर रखी है, पूरी ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी मैंने पूरा खत्म करके यहाँ रखा है अपना। ब्लैक बुक से वो दोनों वोकैब नहीं था, वो वोकैब तो और भी 4-5 आया था, बट सारे ब्लैक बुक से मैंने पढ़े हुए थे तो सब बन गया। बट वो दोनों बहुत अच्छे लेवल का वोकैब था, वो मेरे से नहीं बना। तो मैंने वो दोनों वो कैप छोड़ा था इंग्लिश में और 23 अटैम्प्ट्स किए थे। जीके में मैं 9 अटैम्प्ट्स के लगभग मैं करके आई हूँ, तो लगभग मेरा 81 अटैम्प्ट था। मैथ्स में जो क्वेश्चन छूटा था ना, मैंने उसमें अपना दिमाग लगाने की कोशिश की थी कि बिना इसको सॉल्व किए मैं इसको कैसे बनाऊंगी ऑप्शन एलिमिनेशन से। बट लास्ट में मुझे लगा कि अगर गलत हो गया तो फिर मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे, तो मैंने उसे अनअटेम्प्ट कर दिया। एंड मेरा टोटल अटैम्प्ट पक्के 80 क्वेश्चंस का हुआ है। 80 क्वेश्चंस में अब पता नहीं उसमें कितनी गलतियाँ होंगी, कितना सही होगा, आई डोंट नो, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, स्पेशली जीके में, कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी रहे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी थोड़ी बहुत हो सकती है गलतियाँ, क्योंकि टाइम के कारण मैंने थोड़ा ऐसे मल्टीपल वाला होता है ना गैस, कि अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा तो इसका मल्टीपल ही आंसर होगा, इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन किए हैं मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी। तो और बाकी ओवरऑल पेपर मॉडरेट ही था। आप बता सकते हो मॉडरेट क्यों गया, क्योंकि ईजी टू मॉडरेट रीजनिंग और मैथ्स गया, और मॉडरेट टू वेरी हाई लेवल बोल सकती हूँ मैं, मॉडरेट टू हाई नहीं, मॉडरेट टू वेरी हाई लेवल। कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश जीके के मॉडरेट थे, कुछ बहुत हाई लेवल के थे, तो जीके और इंग्लिश काफ़ी अच्छे लेवल का गया है। तो आई थिंक कि आपका सेफ स्कोर, आप पूछोगे कि सेफ स्कोर बोल रही हूँ मैं, सेफ अटैम्प्ट्स कितने होंगे, तो आपको 75 के लगभग, 70-75 के लगभग आपको स्कोर करना पड़ेगा, मतलब अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो आपको लगभग 70-75 के बीच अटैम्प्ट्स मिनिमम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पैनिक मत होना, आराम से देना। एकदम 100 में से 90-95 सेंटर्स बिल्कुल स्मूथली चले हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है फेज 13 की तरह, ज़्यादा क्या हुई ही नहीं है मुझे लगता है। कुछ सेंटर्स पे दिक्कतें हुई हैं, कैंसिलेशन के वो भी दिक्कत हुई है, और कुछ हंगामा नहीं हुआ है। कैंसिलेशन का दिक्कत है, वो आगे जाके शेड्यूल हो जाएगा, हम कुछ उतना कर भी नहीं सकते। हमारे पीछे हमारे कोई टीचर्स कुछ नहीं कर रहे, वो आपस में ही लड़े जा रहे हैं, तो हमें झगड़ा करने का, अपना एग्जाम खराब करने का, लड़ के या फिर कुछ भी हंगामा करके कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा ही सिर्फ नुकसान है, ठीक है। तो और भी एसएससी आ गई है पूरा एकदम एक्शन लेने पे, थोड़ा सा भी इधर उधर सिर करोगे, 7 साल के लिए एक लड़के को बैन कर दिया। 7 साल इज़ नॉट अ जोक, वो 7 साल तक एसएससी का कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो आपको सोच के चलना है, कोशिश करके चलना है, जहाँ तक आप कर सकते हो कि आपको झगड़ा नहीं करना है किसी से, जितना बन सके थोड़ा डाउन होकर ही चल लेना है। एग्जाम बस मेन मोटिव आपका होना चाहिए कि एग्जाम अच्छा गया। अब मेन मोटिव की नहीं कहा है कि हीरो बनना है, तो फिर मैं नहीं बोल सकती, बट आप कोशिश करके चलना। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होनी ही नहीं चाहिए, आप पहले 1 घंटे पहले जाके अपने सिस्टम को चेक करना। अगर सर्वर इशू होगा ना, तो क्या आप ज़्यादा माउस चलाओगे, मतलब सिस्टम इशू होगा अगर, तो ज़्यादा माउस चलाओगे तो स्क्रीन ब्लिंक करेगा आपका। अगर नहीं ब्लिंक कर रहा है आपका माउस चलाते रहने पर, यानी आपका सिस्टम स्मूथली चलने वाला है, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कोई दिक्कत हो रही है तो मैं देख रही हूँ कि सेंटर्स पे डायरेक्ट एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम खराब हुआ एग्जाम भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी सुधार आया है एसएससी में, तो अब वो सुधर रही है, तो हमें ऐसा रट नहीं लगाना है कि हाँ हटाओ एडुकेटी को। क्वेश्चन भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। ये भी मैं बता दूं कि मेरे एसएससी फेज 13 के ग्रेजुएशन एग्जाम में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में गलत थे, क्वेश्चन ही गलत उन्होंने बनाया था, किसी का ऑप्शन ही अजीब था। बट इस बार मेरे शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था, ना ही एक भी ऑप्शन गलत था, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। तो मेरे हिसाब से बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। अब इसके पीछे पड़ जाना कि एडुकेटी खराबी है इज़ नॉट गुड। अब करप्शन इनका इनर लेवल का क्या है आई डोंट नो, बट एग्जाम लेवल में इन्होंने काफ़ी सुधार किया है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से मैथ्स रीजनिंग आपका बन जाएगा, इंग्लिश में भी आधा बन जाएगा। उसके बाद अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, वो कैप्स रटे हैं, तो आपको पूरा बन जाएगा। जीके में ज़्यादा अटैम्प्ट्स नहीं करने हैं, मान के चलना कि कितना भी आप अटैम्प्ट करो, एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी, अपनी एक्यूरेसी 100% करके चलना अपने हिसाब से। तुक्के बहुत कम लगाना, क्योंकि मार्क्स कट जाएंगे, निगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो आपका नुकसान होगा। तो आई होप मेरा ये रिव्यू आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अगर अच्छा लगा हो ना, तो एक लाइक ज़रूर कर देना मेरे इस रिव्यू के लिए। और मैंने ऐसा कोई एनालिसिस नहीं कराया है कि कौन सा चैप्टर आया था, मैंने किसी चैप्टर का भी नाम नहीं लिया है, ठीक है। मैंने जनरली बताया कि आपको इस तरीके से एग्जाम में आ रही हैं चीज़ें, ना कोई चैप्टर मैंने बताया, ना कोई टॉपिक मैंने बताया है। ये कोई एनालिसिस वीडियो नहीं थी, बट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको एक और वीडियो डालूंगी, क्योंकि आज मेरा सीडीएस का एग्ज़ाम है, आज
मैं सुबह के 3 बजे वीडियो शूट करी हुई है और आज मेरा सीडीएस का एग्ज़ाम है। यहाँ से मुझे 5 बजे निकलना है ताकि मैं 7 बजे तक फिर से अपने सेंटर पे पहुँच सकूँ। तो विश मी लक एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत विश किया, मुझे बहुत प्रे किया, थैंक यू सो मच। आई डोंट नो रिजल्ट कैसा आएगा, कितनी गलतियाँ होंगी, कितनी सही, बट आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिला था। बहुत लोगों ने मुझे ऑल द बेस्ट मैसेज किया था, तो थैंक यू फॉर द सपोर्ट। ठीक है, और आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट। बहुत पढ़ाई की आप लोगों ने भी, बहुत मेहनत की और आप लोगों की मेहनत भी ज़रूर रंग लाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अच्छे से एग्जाम दो, ऑल द बेस्ट।